आज से 4 बिलियन सालों पहले इस सब ज़मीन का नज़ारा कुछ और ही था। और फिर ज़िंदगी की शुरुआत हुई और कई मुख्तलिफ मखलूक़ात ने पैदाइश हासिल की एक छोटे सेल से। और ये सब कुछ हुआ एवोल्यूशन की मदद से। तो आखिर क्या है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? कितनी सच्चाई है इस थ्योरी में? क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या फिर एक साइंटिफिक फैक्ट? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें स्टडी करना होगा चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बुनियाद रखी थी इंग्लिश साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन के ऊपर फिर कभी बात करेंगे तो सब्सक्राइब। साल 1831 में चार्ल्स डार्विन ने नेचर और कई मुख्तलिफ स्पीशीज़ को बहुत करीब से स्टडी किया। चार्ल्स डार्विन ने एक सफ़र शुरू किया था, जिस सफ़र में उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के कई मुख्तलिफ जज़ीरों को विज़िट किया। उन मुख्तलिफ जज़ीरों में उन्होंने मुख्तलिफ मखलूक़ात पाई और उन मखलूक़ात में उन्होंने एक लिंक ऑब्ज़र्व किया कि हर मखलूक अपने जज़ीरे के एनवायरनमेंट से बहुत अच्छे से अडेप्टेड है, और जैसे जैसे जज़ीरे का एनवायरनमेंट बदल रहा है वो मखलूक अपने आप को चेंज कर रही है, यानी वो अपने आप को इवॉल्व कर रही है। इन रिसर्चेस और अपनी 5 साल के ऑब्जर्वेशंस और रिसर्चेस के छोटे छोटे टुकड़ों को जब चार्ल्स डार्विन ने जोड़ा तो उनके सामने नई तस्वीर दिखी, जिस तस्वीर को उन्होंने पुकारा द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। शुरुआत में एक बात को क्लियर कर दिया जाए कि द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कभी भी नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहती है कि हर मखलूक अपनी सराउंडिंग्स और अपने एनवायरनमेंट से बहुत अच्छे से अडेप्टेड है, और जैसे जैसे उसकी सराउंडिंग्स और उसकी एनवायरनमेंट बदलती है वो मखलूक भी अपने आप को चेंज करती है, यानी इवॉल्व कर दिया गया कि वो सर्वाइव कर पाए। अब इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकती है कि उसका एनवायरनमेंट या उसकी सराउंडिंग्स बदले, जैसे कि एक जगह पे सुनामी आ गई, वहाँ पे रहने वाली स्पीशीज़ अपने आप को उस मुताबिक चेंज करेंगे। अब सवाल ये आता है कि हमें एवोल्यूशन देखने को क्यों मिली? इसका जवाब हमें साल 1859 में चार्ल्स डार्विन की लिखी हुई किताब द ओरिजिन्स ऑफ स्पीशीज़ में मिलता है। स्पीशीज में द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का जिक्र मिलता है। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहती है कि हर जानदार मखलूक अपनी सराउंडिंग्स और अपने एनवायरनमेंट से बहुत अच्छे से अडेप्टेड है, और जैसे जैसे उसकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट बदलती है वो जानदार मखलूक अपने आप को चेंज करती रहती है, यानी इवॉल्व करती है। इसकी मिसाल हमें जिराफ्स में देखने को मिलती है। जिराफ के एवोल्यूशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है, तो इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। पर अगर हमें कंक्लूजन में देखें तो पुराने दौर में जिराफ के पास छोटी गर्दन हुआ करती थी। छोटी गर्दनों की वजह से वो लंबे दरख्तों तक नहीं पहुंच पाते थे और ज़्यादा खाना नहीं हासिल कर पाते थे। और एक दिन लंबी गर्दन वाला जिराफ पैदा हो गया, और लंबी गर्दन वाली जिराफ के लिए ईजी हो गया लंबे दरख्तों तक पहुँच पाना और ज़्यादा खाना हासिल कर पाना। पर छोटी गर्दन वाले जिराफ नहीं कर पाए और वो मर गए, यानी वो एक्सटिंक्ट हो गए, और लंबी गर्दन वाले जिराफ सर्वाइव कर पाए। और ये सब कुछ हो पाया नेचुरल सिलेक्शन की मदद से, यानी जो जिराफ अपने सराउंडिंग्स और अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को अच्छे से अडॉप्ट कर पाया और सर्वाइव कर पाया वही ज़िंदा रह पाया, और जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए और लंबी गर्दन वाले जिराफ में इवॉल्व हो गए। अब ये एवोल्यूशन यूँ ही नहीं होगी कि एक दिन छोटी गर्दन वाले जिराफ ने सोचा ओ यार मुझे लंबी गर्दन चाहिए और उसने लंबी गर्दन निकालनी, बल्कि एवोल्यूशन कई सदियों का प्रोसेस होता है और इसमें कभी कभार बहुत टाइम लगता है, और एवोल्यूशन कभी रुकती नहीं है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अब एवोल्यूशन होती कुछ यूँ है कि कभी कभार हमें सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलती है। जैसे कि जो छोटी गर्दन वाला जिराफ था उसके सेल के अंदर कुछ चेंजेस हो गए, जिसकी वजह से जो उसका बच्चा पैदा हुआ उसकी जीन्स और उसके सेल्स के अंदर चेंजमेंट्स थी, जिसकी वजह से वो लंबी गर्दन मिल पाई। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उसके सेल्स म्यूटेट हो गए थे, यानी चेंज हो गए, जिसकी वजह से आज हमें लंबी गर्दन वाले जिराफ देखने को मिलते हैं। अब हम ये कैसे जानते हैं कि पहले जिराफ छोटे हुआ करते थे या फिर उनके पास छोटी गर्दनें थी?
जवाब है फॉसिल्स। पेलियोंटोलॉजिस्ट ने कई मुख्तलिफ फॉसिल्स को दरियाफ्त किया और साइंटिस्ट ने जब उनके ऊपर रिसर्च की तो उनको पता चला कि कौन सा एनिमल किस एनिमल का इंसेस्टर है। और ये सब कुछ हो पाया क्योंकि साइंटिस्ट ने उनके डीएनए को रिसर्च किया। फॉसिल्स के अंदर बहुत छोटी अमाउंट में डीएनए पाया जाता है जिसको एंशिएंट डीएनए कहा जाता है। इतने सारे फैक्ट्स होने के बाद आज साइंटिस्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एक साइंटिफिक थ्योरी मानते हैं। पर आज भी इतने सारे फैक्ट्स होने के बावजूद भी सिर्फ 97% ऑफ साइंटिस्ट ही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एक सच्ची थ्योरी मानते हैं। इसके पीछे कई सारे फैक्ट्स हैं कि बाकी 3% ऑफ साइंटिस्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एक सच्ची थ्योरी नहीं मानते हैं। और इसके पीछे रिलीजियस फैक्ट एक सबसे बड़ा फैक्ट है। अब फैसला दोस्तों आप लोगों का है कि आप लोग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एक सच्ची थ्योरी मानते हैं या फिर आप उसको एक सच्ची थ्योरी ना माने।